कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये था कैपेसिटर, ये है रजिस्टर, हो गया ना सीरीज में, और एसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है, ये हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, आगे क्या करना चाहते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो 120 दे रखी है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना यहाँ पे, वो 90 वोल्ट दे रखी है, ये 120 वोल्ट और ये 90। ठीक है, आरएमएस करंट, इस सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है ना आरएमएस करंट, वो करंट 3 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, 3 एम्पियर ऐसा दे रखा है। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। और क्या पूछ रखा है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम कोस फाई से डिनोट करते हैं। चलो देखते हैं इम्पीडेंस। मैंने तो देखो तुम्हें ऐसे बताया था कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये होता है जेड इजकल टू अंडर द रूट, अगर कैपेसिटर और आर है ना तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी स्क्वायर, ऐसे बताया था मैंने तो, और ऐसे बताया था। तो चलो देखते हैं फिर इस तरह से आंसर आएगा क्या। जैसे सर ये वाला किया है, ये वाला किया है, चलो देखते हैं फिर यस सर। इसी हिसाब से। ओके, देखो फिर तो इम्पीडेंस है वो इस तरह से निकालेंगे हम, और इम्पीडेंस अगर इस तरह से निकालेंगे ना तो इस सर्किट के अंदर आर दे रखा है, एक्सी दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे दे रखा है क्या। तो देखो इसमें यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेज आई किससे, इस वोल्टेज से आई। ये बैटरी है मैन, इस बैटरी से यहाँ से करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी और कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। ये दोनों वोल्टेज इससे आई है, इसका मतलब इन दोनों वोल्टेज का अगर हम सम करेंगे ना तो इसके इक्वल आएगा। तो ये है आरएमएस वोल्टेज है ना, तो ये आरएमएस वोल्टेज है ना, ये कैसे निकालें, इसको हम सीधा ऐड नहीं कर सकते। ये दोनों वोल्टेज इससे आई है और इनको हम सीधा ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सीधा ऐड, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में नहीं है। करंट के साथ इसका फेज डिफरेंस होता है 90 और इसका होता है फेज डिफरेंस 0, है ना। रेजिस्टेंस होता है तो सेम फेज में होता है और कैपेसिटर होता है तो 90 का डिफरेंस होता है, इसलिए हम इनको सीधा ऐड नहीं कर सकते। कैसे ऐड करेंगे, आरएमएस का मतलब अंडर द रूट इसका स्क्वायर 120 का स्क्वायर और प्लस में 90 का स्क्वायर, इस तरह करके करेंगे इनको ऐड। प्लस में 90 स्क्वायर, तो ई आरएमएस निकालनी है, इन दोनों वोल्टेज का यूज करके ये वाले वोल्टेज निकालनी है। तो अंडर द रूट 120 का स्क्वायर प्लस में 90 का स्क्वायर, और इसको हम सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास 150 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, 150 आएगा। और अगर हमारे पास 150 आ गया तो हमारे पास ई आरएमएस आ गई, तो हमारे पास से ई आरएमएस आ गई 150 वोल्ट, और ई आरएमएस आ गई तो हम करंट निकाल सकते हैं, है ना। आई आरएमएस निकाल, करंट निकाल सकते हैं। तो ई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, ई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई आरएमएस, ई इक्वल टू आई आर होता है ना, वो ओम्स लॉ से होता है, वोल्टेज इक्वल टू आई आर। तो ये वोल्टेज है तो ये हो गया आई और आर। ठीक है, आर हम यहाँ से निकाल लें, और आर हम यहाँ से कैसे निकाल लें, आर इज इक्वल टू ये ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो इस आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई। एक्स सी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, एक्स सी का फॉर्मूला तो ये होता है ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अगर एक्स एल होता ना तो सीधा ओमेगा एल हो जाता, और एक्स सी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। एक्स सी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी, इतना फॉर्मूला है। हमें ना ही तो सी की वैल्यू दे रखी कि कैपेसिटर किस कैपेसिटेंस का है, ना ही हमें ओमेगा की वैल्यू दे रखी, ये भी नहीं दे रखी, और ये भी नहीं दे रखी, तो हम फिर किस तरह से निकालेंगे, ये वैल्यू नहीं दे रखी, तो फिर हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते इम्पीडेंस को। तो इम्पीडेंस को हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे फिर, तो फिर इम्पीडेंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि इम्पीडेंस क्या है, इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस है। इम्पीडेंस क्या है, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस, और पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस है तो पूरी सर्किट की वोल्टेज तो देखो ये है, पूरी सर्किट की वोल्टेज ये है, और पूरी सर्किट की वोल्टेज ई आर एम एस है। तो इस हिसाब से सोल्व कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज पे, जो इन क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगाने। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का जरूरी नहीं आए,
तो इसलिए हमने जो डेरिवेशन कर रखा है ना उसी हिसाब से देखेंगे। तो इस सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है ना। तो ये टोटल वोल्टेज है, इससे वोल्टेज इसके पास भी आई और इसके पास भी आई, इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया, इसको अंडर द रूट करके और सोल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया था 150 वोल्ट। इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर है ना, 3 एम्पियर। तो इस सोर्स की जो टोटल वोल्टेज है ना, वो ओम्स लॉ से हम ऐसे लिख सकते हैं, आई आर इक्वल टू आई आर। और पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, जेड होता है। पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस जेड, पूरी सर्किट की ईएमएफ ये है और पूरी सर्किट का करंट ये है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ई बाई आई है ना, और ये ई क्या है, आरएमएस वोल्टेज है, और ये आई क्या है, आरएमएस करंट है। तो आरएमएस वैल्यू है दोनों, ईएमएफ कितनी 150 और आई कितना 3 एम्पियर। तो इस तरह से सोल्व हुआ है ना। तो जेड हमने डायरेक्ट ऐसे क्यों ले लिया, जेड डायरेक्ट ऐसे ले लिया क्योंकि जेड को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर। इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो यही है, इम्पीडेंस का मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हम आर तो यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन एक्सी नहीं था हमारे पास, है ना। ओमेगा की वैल्यू भी नहीं है, कैपेसिटी की वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तो कोस फाई होता है, और कोस फाई तो हमने इस फॉर्मूले में पढ़ रखा है कि एवरेज पावर है ना वो ऐसे होती है, वी आई कोस फाई, हमने तो ऐसे पढ़ रखा है। तो कोस फाई का फॉर्मूला तो यहीं से पढ़ा तुमने पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला ये था कि ये जो भी पावर दे रखी है ना, ये पावर और ये वी आई नीचे ले जाओ, ये ट्रू पावर होती है, एपरेंट पावर यहाँ से पढ़ा था तुमने कोस फाई। लेकिन एक मैं और याद दिलाता हूँ, कहाँ से आ सकता है कोस फाई, कोस फाई यहाँ से आ सकता है। इसका हमने फेजर डायग्राम बनाया था, कैसे बनाया था फेजर डायग्राम, इस तरह से बनाया था कि सर्किट के अंदर अगर ओनली रेजिस्टेंस है ना, सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टेंस है, अगर ओनली रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, ओनली रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में। और इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर और आ गया ना, कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर आ गया तो कैपेसिटर की वोल्टेज इस करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। कैपेसिटर की वोल्टेज है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड, या वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, ईएमएफ ऑफ कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2। तो ये फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, एक वोल्टेज यहाँ पे है और एक वोल्टेज यहाँ पे है, इन दोनों का रिजल्ट आएगा बीच में, है ना। एक वोल्टेज यहाँ पे, एक वोल्टेज यहाँ पे, तो रिजल्ट आएगा बीच में, यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। हमने इस तरह से इसका पैरेललोग्राम बना लिया था, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो करंट तो यहाँ पे है, सर्किट का करंट यहाँ पे है, और सर्किट की टोटल वोल्टेज यहाँ पे है, और हम तो फेज डिफरेंस ये निकालते हैं कि जो ईएमएफ दे रखी है ना, तो ईएमएफ और इस करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। तो देखो टोटल ईएमएफ तो यहाँ पे आई, इन दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे आई, ईएमएफ यहाँ पे आई, टोटल करंट यहाँ पे है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस हम लेते हैं फाइव, है ना। करंट आगे है और ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे है, तो वोल्टेज पीछे रहेगी, करंट आगे चलेगा, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस फाइव। तो ये फाइव है, तो यहाँ पे अब देख लो कोस फाइव निकालना है, इस ट्रेंगल में से कोस फाइव निकालना है, इस ट्रेंगल में से, और इस ट्रेंगल में से कोस फाइव निकालोगे तो बताओ फिर, मुझे पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर कोस फाइव से रिप्रेजेंट कर रखा है, या तो यहाँ से निकाल दो, और ये चीजें दे नहीं रखी तो कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे। ये इसी सर्किट का है ये फेजर डायग्राम, क्योंकि ये कई बार यूज होगा, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, ये कई बार यूज होगा फॉर्मूला। तो देखो ये ट्रायंगल है, इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। कोस थीटा क्या होता है, बेस कोण में हाइपोटेनस, तो कोस थीटा होता है बेस कोण में हाइपोटेनस। तो देखो ये है, बेस में तो वोल्टेज है वी आर, और हाइपोटेनस में वोल्टेज है ई, है ना। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा कोस थीटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। ये रजिस्टर वाली वोल्टेज है ना, रजिस्टर वाली वोल्टेज है तो आई आर, ठीक है, आई आर। और ये तो टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है, और टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, आई जेड, है ना, आई जेड। तो ये भी वोल्टेज है और इसको भी आई आर ही लिखते हैं, लेकिन टोटल वोल्टेज है तो टोटल रेजिस्टेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, इसको इम्पीडेंस कहते हैं। आई से आई कट गया, आर बाई जेड। तो कोस फाइव कितना आ गया, कोस फाइव की वैल्यू आर बाई जेड, है ना, आर बाई जेड। तो इस सर्किट के अंदर मैं जैसे पहले बता रहा था कि हम आर निकाल लेंगे, ठीक है।
रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट और वोल्टेज का यूज करके रेजिस्टेंस निकालेंगे। और आर ये जेड दे रखा है, जेड हमने यहाँ से सोल्व किया था ना, जेड यहाँ से सोल्व किया था, जेड 50 है ना, जेड 50 है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। और तुमने जो निकाला था ना, तुमने निकाला था वो सीधा ये पुट कर दिया, कोस फाई वी आर अपॉन में ये आर एम एस, और पता नहीं था ये कहाँ से आया, है ना। तो कहाँ से आया फिर, ये इसी फॉर्मूले से आया है। तो जो डेरिवेशन किया है वहां से ध्यान मिलेगी, अगर सोल्व करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सीधा सॉल्यूशन देख के फॉर्मूला लिख दिया। और मैंने पूछा ये तो फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने पावर फैक्टर का फॉर्मूला तो ये पढ़ा था, ये वाला। यहाँ से कोई फाई निकालेंगे ना तो पावर हो जाएगा, ये पावर फैक्टर हो जाएगा, ये पावर अपॉन में वी आई। तो इस फॉर्मूले में तो कहीं नहीं है ऐसा, है ना, कहीं नहीं। तो ये कहाँ से आ गया फिर, इस डायग्राम से आया। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दे रखी है, ईआरएमएस वोल्टेज दे रखी है, तो ये डिवाइड कर दो सीधे पावर फैक्टर। अगर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दे रखी है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दे रखी है, तो इनको डिवाइड करो, इससे आ जाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का यूज करना है। सीधा बुक में दे रखा वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, पर वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो याद होना चाहिए। अगर आया कहाँ से ये नहीं पता तो अगले क्वेश्चन में भूल जाओगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ये है 52 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो और सोल्व करो। In the following circuit, calculate the capacitance of the capacitor if the power factor of the circuit is unity. Power factor unity बता रहा है। Also calculate the Q factor of the circuit. क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तुम्हें सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आएंगे। सॉल्यूशन देख के तुम सोल्व तो कर लोगे, लेकिन मैं पूछूंगा ना फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आया फॉर्मूला, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो समझ के करना है। देखो क्वेश्चन और करो। फिर लिख रखा है 200 मिली हेनरी। यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे दे रखा है 10 ओम, और ये सोर्स है ना, एसी सोर्स, इसके नीचे 50 पर सेकेंड दे रखा है। तो अब हमने देखना है, ये इंडक्टर के नीचे है तो ये तो एल की वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस के नीचे है आर की वैल्यू है, और ये पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे हम हर बार ईएमएफ लिखते थे ना, वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे यूनिट देखनी है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे दी इसने, ये इसी सोर्स ने, ये पर सेकंड का मतलब 50 पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये एफ की वैल्यू दे दी। ठीक है, ये गिवन है। साथ में ऐसे कह रखा कि पावर फैक्टर इज यूनिटी, पावर फैक्टर होता है कोस फाई, यूनिटी का मतलब 1 है। और देखो हमने अभी पढ़ा था पावर फैक्टर का फॉर्मूला आर बाई जेड, हमने डेरिवेशन करके देखा था, वहां से आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है पावर फैक्टर इज यूनिटी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि पावर फैक्टर तो आर बाई जेड भी होता है। देखो ये पढ़ा था, पावर फैक्टर तो आर बाई जेड भी होता है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू आर बाई जेड, ये इधर ले जाओ तो जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर आ गया, है ना, ऐसा आ गया। तो इसमें हमने क्या क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या निकालना है, एक तो इस सी की वैल्यू निकालनी है ना, एक तो सी की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा क्यू फैक्टर निकालना है। तो हमने एक तो सी की वैल्यू निकालनी है और दूसरा क्यू फैक्टर निकालना है, क्यू फैक्टर। ठीक है, तो देख लेते हैं, जो गिवन कंडीशन है ना उसको सोल्व करते हैं पहले। पावर फैक्टर यूनिटी का पावर फैक्टर आर बाई जेड भी होता है, 1 और आर बाई जेड इक्वल पुट कर लिए, इसको इधर लगे, जेड और आर इक्वल हो गए। जेड का मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जेड का मतलब है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ये कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस तो आर की इक्वल है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है ना वो इसकी इक्वल है, ऐसे कह रहा है। ऐसा कहाँ पर होता है, कौन बताएगा कहाँ पर होता है कि पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस है ना वो आर की इक्वल हो। एलसीआर सर्किट का पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस आर की इक्वल कब आया था, कौन बताएगा। इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत ही कम कर रहे हो, 12th के हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। हमने रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस, हमने रेजोनेंस में ये पढ़ा था कि करंट मैक्सिमम होता है, और करंट मैक्सिमम इस कंडीशन पे होता है, करंट मैक्सिमम इस कंडीशन पे, एक्स एल इजिकल टू एक्स सी। अगर इस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम होता है तो देख लो फिर जेड। एलसीआर सर्किट की इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है एक्स एल
माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये होता है ना। इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला ये है, नोटबुक में डेरिवेशन में खोल के देखोगे लेक्चर के बाद, ये फॉर्मूला है। ये कह रहा है कि जेड और आर इक्वल है, और जेड और आर इक्वल कब होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये रेजोनेंस पे होते हैं। क्यों होते हैं रेजोनेंस पे? क्योंकि एक्सएल और एक्स इक्वल होते हैं। इन दोनों को यहाँ पे इक्वल पुट कर दो, इक्वल पुट करेंगे तो इसमें से कट जाएगा तो ये जीरो, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बच गया, और अंडर रूट आर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आर आ गया। तो जेड आर के इक्वल कब होता है? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस का मतलब जब ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। इसका मतलब हमने ये लेना पड़ेगा, अब इसको लेके सोल्व करेंगे। तो जेड और आर कब इक्वल होते हैं? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे ये कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये कंडीशन ये है, ये कंडीशन ये है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। इसको सोल्व करते हैं। एक्स एल का फॉर्मूला है ओमेगा एल, एक्स सी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी, और इसको हमने सोल्व कर रखा है रेजोनेंस की कंडीशन की फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर हो गया, एल को इधर ले जाओ, 1/LC हो गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर द रूट, तो इसका स्क्वायर हटा दिया हमने, तो ये बन गया 1/√LC, क्योंकि ये सारे अंडर रूट बनेगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो इतना बन गया। ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf, ओमेगा की जगह 2πf 1/√LC। क्या निकालना था हमने? सी निकालना था, है ना, सी निकालना था। देखो फिर एल की वैल्यू तो दे रखी है, क्या दे रखी है? एल की वैल्यू 200 मिली हेनरी, मिली होता है 10⁻³ तो एल की वैल्यू आ गई। एफ की वैल्यू 50 दे रखी है, बस तो आ गया हमारा आंसर, है ना। उस रेजोनेंस से हमें पता लगा कि इस कंडीशन को सोल्व करेंगे ना तो ये फॉर्मूला बन गया। पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50 दे रखी है, एल की वैल्यू 200 मिली हेनरी दे रखी है, तो 200 इंटू 10⁻³ की वैल्यू दे रखी है, और सी निकालना है। निकाल लेंगे इसे सोल्व करके सी, तो यहाँ से सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और क्या निकालना था? और कह रहा था क्यू फैक्टर निकालना है, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। एक महीने बाद अगर ये फिर क्वेश्चन आता है ना कि डायग्राम ऐसा और पावर फैक्टर यूनिटी है, तो पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब इसका फॉर्मूला दूसरा क्या है? R/Z इक्वल पुट करो, ये इधर लेंगे तो Z इक्वल टू R। और ऐसा कहाँ पे होता है? रेजोनेंस पे होता है, और रेजोनेंस पे ये कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा। और रेजोनेंस पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना। इसको सोल्व करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीधा लगा दो, बेसिक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा सकते हो, याद है तो। और इसको 2πf लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू पता है, एफ दे रखा है, एल दे रखा है, सी निकाल लेंगे। फिर कह रहा है क्यू फैक्टर निकालो, और क्यू फैक्टर निकालेंगे तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और क्यू फैक्टर हमने सोल्व किया था। वैसे बेसिक फॉर्मूला तो क्यू फैक्टर का ये था, बेसिक फॉर्मूला क्यू फैक्टर ये था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, ओमेगा आर तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जब सी आ जाएगा ना, एल तो दे रखा और सी यहाँ से सोल्व हो जाएगा, तो ओमेगा आर तो आ जाएगा, पर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। तो एक और फॉर्मूला हमने निकाला था, वो फॉर्मूला ये था 1/R√L/C, ये फॉर्मूला दे रखा था। क्या आर की वैल्यू है हमारे पास? तो क्वेश्चन में आर की वैल्यू 10 दे रखी है डायग्राम के अंदर, एल की वैल्यू भी 200 मिली दे रखा है हेनरी, सी की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे वो आ जाएगी, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू फैक्टर भी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। जो अभी 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, ये मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसी तरह के और क्वेश्चन भी भेजूंगा, उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने समझाया तो ये बहुत ही आसान लगते हैं, पर इतने आसान नहीं है। क्वेश्चन देख के और क्वेश्चन सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन को मैच करो, है ना, फिर सॉल्यूशन को मैच करो। अगर मैच हो जाता है, कोई दूसरा फॉर्मूला लगा के दूसरे तरीके से सोल्व कर दिया, वो भी गलत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सोल्व करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हमने एल पढ़ा है, सी पढ़ा है, आर पढ़ा है, तीनों अलग अलग पढ़े, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन पढ़े, फिर तीनों इकट्ठे पढ़े सीरीज में, फिर इनका रेजोनेंस पढ़ा, फिर इसी का क्यू फैक्टर पढ़ा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में जरूर आती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे आज। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ।